तो विश्व कोरोना के कहर से प्रभावित है, जिसमें हमारा देश भी प्रभावित है, बिहार भी प्रभावित है। जहां तक बिहार की बात करें तो यहां इस समय बाढ़ के कारण इतना न लोग प्रभावित है, ग्रसित है कि हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। इसी संदर्भ में हम पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड अंतर्गत ढेकहा गांव में पहुंचे हुए हैं, जहां हम बात करेंगे आपको ग्लोबल हिंदू फेडरेशन के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र कुमार सिंह से। पहले तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि ये राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी के प्रदेश महासचिव भी हुए हैं। इसके लिए हमें रविंद्र कुमार सिंह को बहुत बहुत बधाई। आइए इन्हीं से जानते हैं इस जो कोरोना का कहर है और इस हमारे बिहार में बाढ़ जो है, बाढ़ की स्थिति इतनी भयावह हो गई है, इसी संदर्भ में हम कुछ बात करेंगे। इसके आगे और भी चर्चाएं परिचर्चा होगी इसी संदर्भ में। अच्छा, आप बताएं कि प्रदेश अध्यक्ष हमारे जो राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, अध्यक्ष जी ये बताएंगे कि जो अभी बिहार में बाढ़ की स्थिति है, उसमें भी चंपारण की जो स्थिति है बहुत भयावह है। इस संदर्भ में कुछ क्या सरकार को इसके विषय में कुछ बताना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए या ना करना चाहिए? सबसे पहले तो आपने मेरे से पूछा कि विश्व में जो कोरोना महामारी है उसका क्या कारण है और क्या उसकी संभावनाएं हैं। तो जहां तक कोई भी वायरस की जो बीमारी होती है उसको सॉल्व करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम जो है शारीरिक अपना हर मानव के अंदर वो क्षमता प्राप्त है जिससे कि वो अपने इम्यून सिस्टम को रेगुलेट कर सके, उसको बढ़ा सके। और ये एकमात्र बढ़िया सोल्यूशन, सस्ता सोल्यूशन है कि हम लोग अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाएं। इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की वैश्विक स्तर पे जो चीजें रिक्वायर्ड हैं उसमें एक तो बैलेंस डाइट है कि आप विटामिन सी से प्रचुर मात्रा में जिन जिन चीजों में विटामिन सी है, जिंक है और इस तरह के पौष्टिक पदार्थ हैं जो कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, उनका प्रयोग रेगुलर रूप से करना चाहिए। तो इम्यून सिस्टम बढ़ेगा और इम्यून सिस्टम जो है वो किसी भी वायरस को एड्रेस कर सकता है, चैलेंज कर सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है इसमें वायरस से लड़ने के लिए, किसी भी वायरस से लड़ने के लिए, इंक्लूडिंग कोरोना वायरस, हम अपने शरीर के रक्त संचार को बढ़ाएं। रक्त संचार को बढ़ाने का एकमात्र उपाय जो है वो है एक्सरसाइज करना, अपने व्यायाम करना। अपने शरीर के रूप में रक्त संचार बढ़ेगा तो उससे जो भी इम्यून सिस्टम है वो अपने आप थोड़ा थोड़ा रेगुलेट होगा। तीसरी चीज जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चूंकि ये लंग्स में इफेक्ट कर रहा है, ज्यादातर ये लंग्स में इफेक्ट कर रहा है और लंग्स की जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं वहां पे जाके ये जम जाता है और जमने से सांस लेने की प्रक्रिया जो है उसमें ज्यादा बाधा पहुंचती है। उसके लिए हमारे वैदिक सिस्टम में, आयुर्वेद में प्राणायाम की व्यवस्था की गई है और प्राणायाम जो है वो तरह तरह तरीके से, अलग अलग तरीके से वायु को अंदर लेने और बाहर फेंकने की एक कला है, एक एक्सरसाइज है, जिससे कि जो ऊपरी सतह पे गले में, नाक में जो वायरस डिपॉजिट हुआ है वो तुरंत बाहर निकल जाएगा और उससे हम लोगों को समाधान इसका मिलेगा। ये तो है हम जो स्वयं कर सकते हैं। जहां तक सरकार की बात है, सरकार ज्यादातर प्रोटेक्शन के मोड में दिख रही है। जैसे मास्क लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और अल्टीमेटली जो चीज इसमें ध्यान देने वाली है कि वो इम्यून सिस्टम, एक्सरसाइज और सोशल डिस्टेंस और मास्क को मेंटेन करते हुए अगर हम चलेंगे तो हम लोग कोरोना से कुछ देर तक बच सकते हैं और अल्टीमेटली हो सकता है कि बच भी जाए। वहीं सुना है कि आपने
औषधि का भी कुछ खेती शुरू कराया है, जो आयुर्वेद से आप जुड़े हुए हैं। इस संदर्भ में उसमें क्या औषधि के क्षेत्र में क्या आगे हम जा सकते हैं, इस पर जरा सा प्रकाश करें। देखिए, मेरा राजनीति में आने का मूल कारण ये है कि यहाँ के जो सामाजिक व्यवस्था है, जो आर्थिक व्यवस्था है, और जो नौजवान मिसगाइडेड हैं एक तरह से, या उनको सही तरह से रोजगार नहीं मिल रहा है, और खास करके कोरोना में हमने जब देखा कि सड़क पे हर तरफ से जो बिहार की तरफ जितनी सड़कें आ रही थी, सब पे बिहारी हमारे भाई चारों तरफ से दुखी होके चल रहे थे। कोई उनकी सुनवाई नहीं कर रहा था, न केंद्र सरकार, न राज्य सरकार, न ही दिल्ली सरकार, न ही महाराष्ट्र सरकार, कहीं से भी किसी की भी मतलब कोई रुचि नहीं थी हमारे बिहारी भाइयों को मतलब संभालने की, और राजनीतिक ज्यादातर हो रहा था इस बात पे। तो मुझे बहुत दुख हुआ इस बात को। मुझे याद है कि एक रीडर्स डाइजेस्ट में एक मैंने बहुत स्टेटमेंट पढ़ी थी बहुत पहले, जब मैं बहुत छोटा था, मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं क्लास में होऊंगा, तब मैंने ये पढ़ा था रीडर्स डाइजेस्ट का एक स्टेटमेंट, जिसमें एक जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि गिव मी बिहार, आई विल फीड रेस्ट ऑफ इंडिया विदाउट डूइंग एनीथिंग। कहने का मतलब है कि अगर मुझे बिहार दे दिया जाए तो पूरे भारत को मैं बिठा के खिला सकता हूं। अगर किसी जापानीज ने ये बात कही है तो वो हल्के में नहीं ले सकते हैं हम लोग, उसने सोच समझ के ये बात कही होगी। इसका मतलब ये है कि बिहार में इतना पोटेंशियल है, और इसके बावजूद अगर हमारे भाई बाहर जाके इस कदर बेइज्जती सह रहे हैं और इस कदर रोडों पे मतलब उनकी अवस्था हो रही है। बिहार में बहुत संभावनाएं हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं बिहार में। बिहार में सब कुछ है। जो पॉजिटिव चीजें हैं बिहार में, जैसे हमारे पास पानी की प्रचुर मात्रा है, लेकिन वो पानी का मिसयूज हो जाता है, वो बाढ़ के रूप में हमको दहशत दे रही है, क्योंकि उसका ठीक से हम लोगों ने संचालन नहीं किया हुआ है। और क्या पूछ रहे थे? हाँ, बोल रहे थे कि अभी हमारे क्षेत्र में जो पूरा आपका केसरिया की बात करें तो केसरिया के जैसे ढेकहा पंचायत है, पूर्वी सुंदरापुर है, पश्चिमी सुंदरापुर है, बतना है, कढ़ान है, उत्तरी उसेनी, दक्षिणी उसेनी, आपका लोहरगामा मोहम्मदपुर है, खजीरपुरा बेनीपुर है, उधर आपका सरोतर चांदपर्सा पंचायत है। यह सभी बाढ़ से ग्रसित है। अभी हाल फिलहाल में आपका ये संग्रामपुर क्षेत्र के भवानीपुर में बांध भी टूट गया था, जिसके चलते बहुत लोग प्रभावित हुए। तो देख रहे हैं कि यहाँ प्रशासन की तरफ से जैसे कम्युनिटी किचन की बात है, तो कम्युनिटी किचन यहाँ चल रही है, लेकिन कुछ का शिकायत है कि केवल कागज में ही चल रही है, कुछ का शिकायत है कि एक ही समय भोजन मिलता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बाढ़ से तो ग्रसित है, पूरा क्षेत्र ही ग्रसित है। हम लोग सरकार की व्यवस्था को इस तरह से समझें आप कि हम लोग ऐसी ऐसी जगह चुन पा रहे हैं जहां पे सरकार नहीं पहुंची है। रेगुलर रोज हम लोग लगभग उस जगह को पहुंच जा रहे हैं खोज के जहां पे सरकार अभी तक नहीं पहुंची है। ये अपने आप में एक उत्तर है कि सरकार कितनी माइक्रो लेवल पे पहुंच रही है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि सरकार वहां पहुंच ही नहीं रही है जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत है। जहां तक कम्युनिटी किचन की बात है, ये व्यवस्था अच्छी है और होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या है कि एक सेफ जगह पे कहीं पे कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है। जो लोग बाढ़ से पीड़ित हैं वो ज्यादातर लोग कम्युनिकेशन ट्रेवलिंग से वो कट गए हैं। अब कहीं ऐसी जगह पे कम्युनिटी किचन है जहां पे सूखा है और जहां पे हमारे बाढ़ग्रस्त लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक समस्या है। तो मैं ये चाह रहा था, मैंने बड़े बड़े अधिकारियों को ये बात सजेशन भी दिया कि आप फूड पैकेट बना के वहां पहुंचिए जहां पे बाढ़ग्रस्त लोग एक्चुअल में बाढ़ग्रस्त लोग हैं, क्योंकि उनका आना और जाना दोनों अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है और उनका सारा दिन इसी में निकल जाता है कि कैसे आए और कैसे जाएं। इससे अच्छा एक आदमी फूड पैकेट लेकर अगर पहुंचे
तो जगह जगह बांट सकता है। ये व्यवस्था तुरंत जारी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, बार बार तो आपने बताया, आपके तरफ से भी सुना है कि बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में उन पीड़ितों तक आप पहुंचकर पूरा उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो इस संदर्भ में आप लगभग कुछ जगह बता दें जहां तक आप पहुंचकर आपने अपने तरफ से मदद किया है, इसके संदर्भ में कुछ जानना चाहेंगे। मैंने अपने क्षेत्र में जहां जहां बाढ़ है वहां वहां मैं पहुंचा हूं। मैं सबसे पहले नया गांव पहुंचा। नए गांव के बाद में जहां भवानीपुर, जहां बांध टूटा है, वहां पे एक दिन पहले भी पहुंचा। बांध टूटने के पहले मैंने वहां पे देखा। देखने के बाद मैंने रिपोर्ट भी किया ऊपर वाले अधिकारियों की। बांध अब सारे इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो आप चालू कर लीजिए, क्योंकि बांध टूटने की अवस्था में आ चुका है। तो उस पर कुछ कार्रवाई हुई होगी, लेकिन अल्टीमेटली बांध को सेव नहीं किया जा सका। तो भवानीपुर में भी हमने, जहां सरकार नहीं पहुंची थी, वहां पे पानी की व्यवस्था के लिए सरकार से रिक्वेस्ट किया। वहां पे हमने फूड पैकेट्स बांटे व्यापक रूप से। उसके अलावा मझरिया में, मुजोनिया में, बथना में और कुशहर में, यहाँ पे आपके गोची में और कई जगह पे हम लोग पहुंचे हैं और कई जगह अभी और पहुंचने की हमारी योजना है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम वहां पहुंच पा रहे हैं जहां पे सरकार नहीं पहुंच पा रही है। मतलब हम लोग को देख के ये बहुत दुख होता है कि जहां हम पहुंच रहे हैं वहां अवस्था वाकई बहुत बुरी है। नाव से पहुंच के घर घर में हम लोगों ने नाव से पहुंच के हमने सहायता प्रदान करी है। लोग बहुत खुश भी हुए हैं, लेकिन उनका दुख जो है उससे कितना सॉल्व हो सकता है। चलिए, यहां तक एक अभी हाल फिलहाल में जदयू नेत्री ने कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि भवानीपुर संग्रामपुर में जो बांध है उसको सरकार को बदनाम करने के लिए असामाजिक तत्वों ने उसे तोड़ डाला। आप इससे कहां तक सहमत हैं? ये मुझे तो बहुत हल्की बात लग रही है, क्योंकि कोई भी असामाजिक तत्व जब कोई भी ऐसी स्थिति को पैदा करेगा तो वो स्वयं को बचा नहीं सकता उस स्थिति से। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही बात नहीं है और हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जो काटेगा वो स्वयं में तो डूबेगा। तो ऐसी स्थिति पैदा करने वाली स्थिति नहीं है मेरे हिसाब से। चलिए, अब जहां तक सवाल है बिहार सरकार की विकासात्मक कार्य, क्या बिहार सरकार के विकासात्मक कार्य से आप कहां तक संतुष्ट हैं? देखिए, मास्लोस थ्योरी में जो कहा गया है कि आदमी की, इंसान की जो बेसिक नीड्स हैं वो एक प्रायोरिटी वाइज हैं। पहला नीड है फूड, उसके बाद है शेल्टर और उसके बाद और कुछ है, कपड़े हैं, मतलब वस्त्र है। तो फूड, शेल्टर और कपड़े, इन चीजों की व्यवस्था जो है प्रायोरिटी है। उसके बाद एजुकेशन है, उसके बाद हेल्थ है। तो ये तीन चीजें जो ऊपर वाली हैं, फूड और हेल्थ, फूड और ये बाकी जो हैं कपड़ा और मकान, रहने की व्यवस्था, इसमें ज्यादातर लोग अपने आप कर लेते हैं। उसमें सरकार की ज्यादा जरूरत उतनी नहीं पड़ती है। अगर सरकार उसमें हेल्प कर रही है तो एक तरह से मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन जो सरकार की रिस्पांसिबिलिटी है, जो सरकार जहां पे एक्चुअल में काम करनी चाहिए, वो है एजुकेशन और स्वास्थ्य। ये दो समस्याएं जो हैं वो सरकार के बिना और कोई उतना व्यापक रूप से इसको सॉल्व नहीं कर सकता है। तो मेरा ये मानना है कि सरकार जो है वो दोनों में बिल्कुल फेल है। यहाँ पे बहुत दुख के साथ में कहना पड़ रहा है, लेकिन 30 साल और 35 साल क्या, जब से आजादी हुई है तब से हमने ये देखा है कि बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है वो धीरे धीरे खराब ही हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। अब आप मुझे ये समझाने का मौका दीजिए कि जो बिहारी इस एजुकेशन सिस्टम में पढ़ के भी अगर सबसे ऊपर पहुंच रहा है, मतलब आईपीएस और आईएएस बिहार के सबसे अच्छे निकल रहे हैं, तो आप ये बताइए कि अगर एजुकेशन सिस्टम हमारा सही हो जाए तो क्या बिहारी, जिस तरह से छेड़ा जाता है बिहारी को, उस लायक बिहारी रहेगा? पूरा देश, पूरा वर्ल्ड जो है वो बिहारी रूल कर सकता है। इस कंडीशन में एजुकेशन लेने के बावजूद अगर आईएएस और आईपीएस बन सकते हैं
तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बिहार को फिर से एंशिएंट बिहार, जो स्वर्णकाल बिहार का रहा है, वहां तक ले जाने के लिए, भारत का स्वर्णकाल ले जाने के लिए बिहारियों को ही आगे आना पड़ेगा। दूसरा कोई भी आगे नहीं आ सकता है और पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकता है। ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से मानता हूं और मैंने पहले भी जिक्र किया कि जापानीज ने अगर ये बात कही है तो वो सही बात होगी। दूसरा जो है वो है हेल्थ सिस्टम। हेल्थ सिस्टम भी बिहार का बिल्कुल माइनस है, जीरो भी नहीं कहूंगा मैं, माइनस है एक्चुअली हेल्थ सिस्टम। हेल्थ सिस्टम के नाम पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, पूरा का पूरा जीरो है। पूरा एड्रेस करना पड़ेगा हेल्थ सिस्टम को, तब जाके कहीं हेल्थ सिस्टम थोड़ा बहुत ठीक होगा। अभी बिल्कुल लूटपाट मची हुई है हेल्थ सिस्टम में। चलिए, आपने एक नारा दिया था, सशक्त केसरिया, आत्मनिर्भर केसरिया और सशक्त चंपारण। इसी संदर्भ में आपने गत 11 जुलाई को आपने रोजगार मेला का सृजन करवाया था। उसमें आपका उद्देश्य यही आत्मनिर्भर केसरिया सशक्त चंपारण की है। तो इसमें कहां तक लोगों की आने की संभावना है, जो बेरोजगार नवजुवक हैं उनको आने की संभावना है? जी, पहली चीज ये है कि एक मॉडल मैं तैयार करना चाहता हूं केसरिया विधानसभा के रूप में, जिस मॉडल को बाकी लोग रिपीट करें कि ऐसा ही होना चाहिए विधानसभा क्षेत्र और ऐसा ही होना चाहिए हमारा प्रतिनिधि। तो पहली चीज वो मेरे दिमाग में है। उस हिसाब से मैंने ये सोचा कि क्या किया जाए जिससे कि ये मॉडल जो है वो सामने आए लोगों के, और जनसेवा जो है, समाज सेवा ढंग से हो सके। तो मैंने देखा कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है खास करके, वो ज्यादातर मिसगाइडेड है, ज्यादातर नेगेटिव एनर्जी में प्रयोग आ रहा है। जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, आप किसी भी क्रांति का नाम ले लीजिए, हर क्रांति में यूथ इन्वॉल्व हुआ है और यूथ एनर्जी जो इन्वॉल्व हुई है उसका नकारात्मक प्रयोग ही हुआ है। तोड़ दो, फोड़ दो, जला दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, तो उस चीज में यूथ का यूज हुआ है। और वो स्वाभाविक है, यंग एज में एक पावर होता है, एनर्जी होती है, उसको अगर डायरेक्शन सही नहीं दिया जाए तो वो गलत दिशा पकड़ने में आसानी होती है। तो मैंने ये सोचा कि पहले यूथ को हम लोग एक सकारात्मक ऊर्जा दें, सकारात्मक बदलाव की तरफ यूथ को ले चलें, और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये था कि रोजगार सृजन किया जाए और अपने ही जगह पे किया जाए, जिससे वो लोग प्रताड़ित नहीं हो बाहर जाके, जिस तरह से हमने देखा कोरोना काल में। इसलिए मैंने 4 स्तंभ बनाए यहाँ पे। 4 स्तंभ के आधार पर हम लोग यहाँ केसरिया को डेवलप करने का हमने संकल्प लिया है। 4 स्तंभ में रोजगार के हिसाब से 4 स्तंभ बनाए हैं। 4 स्तंभ में हमारा आईटी कंपनी, चूंकि मेरी अपनी है, तो आईटी कंपनी का ब्रांच खोलने में मुझे कोई खास यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैंने आईटी कंपनी का विचार किया। दूसरा स्तंभ हमने बनाया पर्यटन का। पर्यटन भी यहाँ पे चूंकि ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि पर्यटक को आकर्षित करने के लिए विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप आपके पास है, और वो भी नेग्लेक्टेड था बहुत दिनों से। तो मैं प्रहलाद पटेल जी, जो हमारे पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री हैं, उनसे मैं कई बार मिला, उनको कन्विंस किया मैंने। तो अब फिर से दोबारा वहां पे काम शुरू हो गया है। बिजली का पोल लग रहा है। पूरा जो आपका ये गेस्ट हाउस था वो खराब हो गया था, पूरी तोड़ के फिर दोबारा बन रहा है। जो वॉशरूम का अवस्था है वो ठीक किया जा रहा है। सब चीज धीरे धीरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मदद से, उन्होंने बहुत मेरी मदद की है इस मामले में, मेरी क्या मतलब सिर्फ बिहारी भाइयों की मदद की है। और उसके साथ हम लोग 4 पॉइंट और जोड़ना चाहते हैं। 4 पॉइंट में एक हमारा जो ढिकहा मठ है, ये मैं धवलपीठ धवल राम करताराम बाबा का जो मठ है, ये अपने आप में एक ऐसी धरोहर है हमारे पास, जिसका कि व्यापक रूप से हम लोगों ने हाईलाइट नहीं किया है। मेरे हिसाब से, जहां तक मैं चमत्कार यहाँ के सुनता हूं और जानता हूं, उन चमत्कारों को अगर मैं शिरडी के साईं बाबा के चमत्कारों से कंपेयर करूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन ये हम लोग इसको आगे नहीं बढ़ा पाए हैं। तो मेरा प्रयास है
कि इन चमत्कारों को लोगों को बताया जाए, समझाया जाए, पिक्चराइज किया जाए, जिससे कि ये टूरिस्ट का अट्रैक्शन बने और यहाँ की खुशहाली जो है वो लौट के आए। दूसरा प्रयास हम लोग इसी में कर रहे हैं कि हम लोग 84 फीट के एक हनुमान जी का निर्माण कर रहे हैं, जो कि बंद हो गया था, तो मैंने फिर दोबारा इसको चालू करवाया दूसरों के सबकी मदद से। तो आज 24 फीट तक हनुमान जी की मूर्ति हमारी पहुंची है। तो ये दूसरा पॉइंट है हमारे टूरिस्ट अट्रैक्शन का। तीसरा पॉइंट हमारा है कि हमारे पास धरोहर के रूप में नारायणी नदी बहुत अच्छी नदी है, बहुत शुद्ध नदी है और जड़ी बूटियों से परिपूर्ण नदी है हमारी ये। तो इस नदी में हम लोग चाहते हैं नौकायान करवाना, और नौकायान का पॉइंट जो है वो 70 घाट पुल से लेके डुमरिया पुल तक हम लोग नौकायान करेंगे। विदेशियों को नौकायान की चीजें जो अच्छी लगती हैं और होना भी चाहिए। तो तीसरा पॉइंट जो हमारा होगा वो नौकायान का हम लोगों ने प्लान किया है। और चौथा पॉइंट है नौकायान के बाद हम लोग सरोत्तर जो पक्षी विहार है वहां पे लोगों को ले जाएं, पर्यटक को, और वहां पे उसको जो हमारी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो विदेशों से कई जगह से आती हैं उनको हम लोग प्रदर्शित करें, उनको दिखाएं। उससे दो चीजें होंगी, एक तो वो डेवलप होगा और दूसरा जो उसको शिकार उकार की जो चोरी छिपे जो व्यवस्था है वो खत्म होगी। दोनों तरफ से पॉजिटिव होगा वहां पे। और वहां से फिर हमारा 5वां पॉइंट जो है वो हमारा केसरनाथ बाबा का जो हमारा 2500 से पुराना शिवलिंग है वो भी एक देखने लायक जगह है। तो ये पांचों पॉइंट हम लोग टूरिस्ट के लिए ओपन करना चाहते हैं, इस पांचों पॉइंट को कनेक्ट करना चाहते हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि जब 5 पॉइंट ये डेवलप हो जाएंगे तो हर जगह कम से कम 10-10 दुकानें खुलेंगी, जिसमें कि चाय की दुकान, कुछ खाने पीने की दुकान, कुछ हैंडीक्राफ्ट्स की दुकान, ये सब जगह 10-10 दुकानें अगर खुलती हैं तो 50 दुकानें खुलेंगी और लोगों का रोजगार मिलेगा, स्वरोजगार होगा, आगे डेवलपमेंट होगा। एक एक फैमिली में एक एक रोजगार मिलता है अगर, तो पूरी फैमिली सेटअप हो जाती है। तो उसके अलावा 10 गाइड हम लोग वहां पे वो करेंगे, रिक्रूट करेंगे, जिन 10 गाइडों को, इंग्लिश जानने वाले गाइडों को हम लोग वहां पे देंगे। और बाद में जो बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं वो हर कंट्री का एक उनको सब्सिक्वेंटली लैंग्वेज सिखाएंगे, जिससे कि वो आने वाले पर्यटकों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो एक्सप्लेन करने में। तो ये पर्यटन का तीसरा जो हमारा वो था, मोर्चा था। चौथा जो है वो आयुर्वेद का है। हम लोगों का आयुर्वेद का बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बोलेंगे इसको, कि मतलब औषधि को प्रतिरोपण करने के से लेके और अंत तक उसका कैप्सूल और टैबलेट बनाने की सारी प्रक्रिया हम लोग करना चाह रहे हैं। इस सिलसिले में हमने 9 महीने पहले यहाँ पे अपने गृह स्थान पे हम लोगों ने ओपीडी शुरू करवाया है। यहाँ पे एक हॉस्पिटल है और रेगुलर ओपीडी यहाँ पे चल रही है आयुर्वेद की, जिसमें कि बहुत जटिल समस्याओं का समाधान होता है। हर संडे को यहाँ पे एक रिसर्च साइंटिस्ट हैं श्री ब्रजेश्वर मिश्र जी वैद्यराज, वो आते हैं और वो बहुत लोगों को मदद हो रही है यहाँ पे। और उसके अलावा उन्होंने 125 से भी ज्यादा उन्होंने ऐसे औषधि प्लांट जो है, औषधि पौधे जो हैं उन्होंने चयनित किए हुए हैं, जिनको कि हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। और उस औषधि पौधों को हम लोग जितने लोग लगाएंगे उनसे सबसे खरीद के हम लोग यहाँ पे कच्चा माल तैयार करेंगे। इस तरह से हर स्टेप पे आप देख रहे हैं कि हमको आदमी लोगों की सहायता करने का मौका मिलेगा। जो भी यहाँ पे बिहारी भाई हमारे आए हुए हैं, जो जिस लायक है उसको उस जगह पे हम लोग फिक्स करेंगे। तो ये हम लोगों की परिकल्पना है। चलिए, अब तो आपके राजनीति की तरफ बढ़ते कदम, और आप अभी बिहार के आप ये राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी के बिहार के आप अध्यक्ष भी हैं। क्या आपकी सरकार किसी ये जो आपकी पार्टी है, क्या यह पार्टी किसी से ये तालमेल कर बिहार में चुनाव लड़ेगी या अकेला चुनाव लड़ेगी? इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, मैं बहुत सोच समझ के मैंने ये राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी को अपनाया है, दिल से अपनाया है। और ये इसलिए अपनाया है कि मैं समाज को, जैसा कि मैं कई बार बोल चुका हूं, मैं समाज को जोड़ के चलना चाहता हूं।
तो मुझे जनरली जब भी क्वेश्चन आया कि भाई आप कौन सी पार्टी से हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब जब मेरा मुख्य उद्देश्य समाज को लेके एक साथ चलना है, तो कौन सी ऐसी पार्टी है जो समाज को एक साथ लेके चल रही है। अनफॉर्चुनेटली मैं किसी भी पार्टी को नहीं इस तरह का समझ पा रहा था जो सबको लेके चल रही है। बहुत दिनों से इस बात पे मेरी चर्चा हो रही थी, तो मैं सोच रहा था, मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है। अब अगर मैं नाम लेना चाहूं तो मैं अगर लोजपा का नाम लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो लोजपा से कुछ जातियां जो हैं वो प्रभावित हैं, कुछ जातियों का सहयोग है। अगर मैं भाजपा का नाम लेता हूं तो उससे भी कुछ जातियां जुड़ी हुई हैं। अगर मैं राजद का नाम लेता हूं तो उससे भी कुछ जातियां जुड़ी हुई हैं। इस तरह से हर पार्टी जो है वो जातिवाद के हिसाब से बिहार में चाहे भारत में चल रही है। अब इस सिलसिले में अगर मैं ये चाहूं कि मैं सबको जोड़ के चलूं तो कोई पार्टी मुझे नजर नहीं आ रही थी। तो मैंने जब इस पार्टी का नाम सुना, सर्वजन विकास सबका विकास लेके जब ये चल रही है, तो मैंने सोचा कि ये पार्टी मेरे विचार से और मेरे कार्य से मैच कर रही है, इसलिए मैंने इसको पसंद किया और इसको अपनाया। और इसके जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके विचार भी बिल्कुल प्रोग्रेसिव हैं। वो भारत को अमेरिका की तरफ राह पर ले जाने, प्रोग्रेस की राह तक ले जाने का सपना देख रहे हैं और सोच रहे हैं और कर भी रहे हैं प्रयास अपनी तरफ से। उसमें मैं सहयोग करना चाहता हूं जितना मेरे से हो सके, इसलिए मैंने ये पद संभाला। जहां तक सवाल है चुनाव लड़ने की, तो क्या बिहार में आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? अभी विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है, इसी संदर्भ में आपसे हम जानना चाहेंगे। जी, मेरी चर्चा हुई है इस बात पे, और पहले भी लोगों ने लोकसभा के चुनाव 7-8 सीटें लड़े थे यहाँ से, बिहार से। दिल्ली में भी ये लोग चुनाव लड़े हैं और आपके टिकट पे ये लोग कुछ चुनाव लड़े हैं जो कि जीते भी हैं लोग। और जहां तक बिहार की बात है, तो बिहार में एक व्यापक बदलाव की मूलतः आवश्यकता है, जो कि प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव बदलाव होना बहुत आवश्यक है बिहार में। 30 साल हो गए बिहार को बैकवर्ड जाते हुए। जो प्रोग्रेस थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिख रहा है, उसमें भी प्रोग्रेस का कारण है लूटपाट, और उसको अगर नहीं किया जाए तो फिर कहां से व्यवस्था बनेगी कमाने खाने की। तो उस हिसाब से एक थर्ड पार्टी की बहुत जरूरत है लोगों को, जो कि सही राह दिखा सके बिहार में। और हमारी पार्टी जो है वो डिसाइड कर चुकी है कि सारे सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और टिकट्स के लिए हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि जो लोग अच्छे लोग हैं वो सामने आए और टिकट लें। क्या चुनाव किसी से गठबंधन से बिहार में लड़ेगी या स्वयं लड़ेगी आपकी पार्टी? अभी हमारी गठबंधन की किसी से बातचीत नहीं हुई है। तो तुरंत हम लोग मेरे ख्याल से 16 से 20 के बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें डिसीजन हम लोग लेंगे कि अकेले लड़ना है या फिर पार्टी के साथ, किसी के साथ कोलैबोरेट करके लड़ना है। लेकिन मूलतः ये समझ लीजिए कि जो पार्टी प्रोग्रेसिव माइंडेड होगी, हम उसी के साथ ही लड़ेंगे। जो सिद्धांत हैं, जो जातिवाद में व्यस्त हैं, उन पार्टियों से हम लोग कभी भी चुनाव वो नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे। चलिए, आपकी जब पार्टी आती है सरकार में अगर, तो क्या मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा आपका बिहार को? क्या बिहारवासी बाहर जैसे जाते हैं रोजगार के लिए, तो क्या बिहार के लिए क्या ऐसा आपकी पार्टी करेगी अगर सरकार में आती है, जो बिहारवासी हमारे बाहर न जाकर स्वावलंबी बन सके? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इस चीज को एड्रेस करना। पहली चीज ये है कि ये मानना पड़ेगा कि बिहार जो है वो कृषि प्रधान प्रदेश है, और कृषि प्रधान प्रदेश में आप कृषि आधारित कुटीर उद्योग अगर नहीं लगाएंगे तो बिहार कैसे प्रोग्रेस करेगा? सबसे पहली आवश्यकता जो बिहार की है वो है कुटीर उद्योगों को लगाना जो कि कृषि आधारित हों, तो और डिसेंट्रलाइज बेसिस पे। ये नहीं कि एक जगह पे हम लगा लें, सब इंडस्ट्री को केंद्रित कर लें एक जगह पे और फिर वहां पे भीड़ भाड़ बढ़ जाए, फिर वहां पे असुविधाएं हो जाए।
तो ये जहां पे जो चीज पैदा हो रही है, जिस चीज से, फॉर एग्जाम्पल अगर मुजफ्फरपुर में लीची हो रही है तो लीची को हम लोग प्रोसेस करने का सारा व्यापार जो कुटीर उद्योग है वो हम लोग मुजफ्फरपुर में लगाएं। इसी तरह से जहां की जो विशेषताएं हैं उस तरफ से डिसेंट्रलाइज करके हर एक जगह पे, हर एक पंचायत में अगर हो सके तो कुटीर उद्योगों का लगाना जो है वो पहला सोल्यूशन है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, जो चीज रेगुलर है, जो चीज जैसे बाढ़ है, फॉर एग्जाम्पल बाढ़ हर साल आता है, तो बाढ़ हर साल आता है तो बाढ़ की समस्या का परमानेंट समाधान होना जरूरी है। और ये भी कोई बहुत मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कि इसका समाधान बिहार में हो नहीं सकता है। जो चीज आपके लिए वरदान है वो आपके लिए अभिशाप बनी हुई है, क्योंकि आप उसका परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो ढूंढ नहीं रहे हैं या चाह नहीं रहे हैं करना। तो मैं तो ये समझता हूं कि अगर नदियों को हम लोगों को रेगुलर रूप में, अच्छे नदियों को जो पूजा जाता था, पहले नदी का किनारा खोजा जाता था कि जहां पे बसने की प्रक्रिया शुरू हो, उस नदी को हम लोग अभिशाप बना रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि नदी की डिसिल्टिंग नहीं होती, नदी की खुदाई नहीं होती है। हर साल नदी भर जाती है और नदी की गहराई धीरे 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 कम हो रही है। तो सिंपल सबसे आसान काम है कि हर साल रेगुलर नदी को अगर सूखे के समय में हम लोग डिसिल्टिंग करें, उसकी गहराई को बढ़ा दें, तो अपने आप उसकी सीमा जो है वो फैलने की रुक जाएगी, बाढ़ की समस्या रुकेगी, पहली बात। दूसरी बात, भारत में इतनी सारी नदियां हैं, सब नदियों को अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो बाढ़ की समस्या का समाधान हो सकता है। ये पॉलिटिकल विल चाहिए, और पॉलिटिकल विल चाहिए पहले वहां पे जो लोग नदियों के ओरिजिन पे, नदी जहां से चालू हो रही है, वहां पे जो स्टेट्स हैं, जैसे बिहार अपना खुद है, जो नेपाल से जो नदियां आ रही हैं, तो आरंभ में ही अगर हम लोग उसको कंट्रोल करें और व्यापक रूप से हम लोग दबाव डालें केंद्र सरकार पे, तो ये समस्या तो सबके लिए अच्छा है। तो ये चीज मैं कहना चाहता हूं, जो भी परमानेंट चीजें हैं उनको सॉल्व करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने समय दिया हमारे न्यूज वन भारत के लिए। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, साथ में बधाई भी देते हैं कि आप राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी के अध्यक्ष हुए। आपने समय देकर विशेष रूप से पूरे परिदृश्य को आपने रखा और लोगों को बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।